बैठ जाइए, है ना? और लिखना है वही मतलब है। ओके, लिखिए यदि किसी नाउन के पहले, यदि किसी नाउन के पहले जो, हिंदी में लिखेंगे जो, और जो को इन्वर्टेड कॉमा से बंद करेंगे। यदि किसी नाउन के पहले जो शब्द का प्रयोग किया गया हो, यदि किसी नाउन के पहले जो शब्द का प्रयोग किया गया हो तो उसे डिफिनिट माना जाता है, यदि किसी नाउन के पहले जो शब्द का प्रयोग किया गया हो तो उसे डिफिनिट माना जाता है। अतः उसे अंग्रेजी में डिफिनिट बनाने के लिए उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। अतः अंग्रेजी में उसे डिफिनिट बनाने के लिए उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। अतः अंग्रेजी में उसे डिफिनिट बनाने के लिए उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। हो गया? Look, this one is also a very important rule. Just we are getting how can we understand about a noun, that what noun is definite in the sentence. हमें पहले हिंदी भाषा में, हिंदी वाक्य में समझना है कि कौन सा नाउन डिफिनिट है और कौन सा नाउन इनडिफिनिट है। इनडिफिनिट नाउन को हम लोगों ने समझा है, बट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट डिफिनिट नाउन। जब तक हिंदी में नाउन को डिफिनिट ना समझ लेंगे तब तक उसके पहले द का प्रयोग करना हमारे लिए टफ है। इसलिए हिंदी भाषा के अंदर हमें समझना जरूरी है कि कैसे कोई नाउन डिफिनिट हो जाता है। द का प्रयोग लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, द का यूज समझना इंपॉर्टेंट है। आपको पहले भी बताया गया कि द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है हिंदी भाषा में। देयर इज नो एनी हिंदी मीनिंग इन हिंदी लैंग्वेज फॉर द। द के लिए हिंदी में कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं है। द का केवल फंक्शनल यूज है, और द का फंक्शनल यूज क्या है? अपने बाद आने वाले नाउन को डिफिनिट करना। द का फंक्शनल यूज है किसी नाउन को डिफिनिट करना, डिफिनिट बनाना। मगर ये बात हमारे को समझ में आना चाहिए हिंदी भाषा में। हम हिंदी वासी हैं, हम हिंदी भाषी हैं। हमारे को हिंदी में पहले समझना है कि कौन सा नाउन वाक्य में डिफिनिट कैसे होता है, किसी नाउन को डिफिनिट समझने का तरीका क्या है। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड अबाउट अ नाउन दैट व्हाट नाउन इज डिफिनिट। अंडरस्टैंडिंग दिस वन इज वेरी वेरी कंपल्सरी। तो बताया कि यदि किसी नाउन के पहले, समझने के लिए, आपको ये समझने के लिए बताया जा रहा है कि यदि किसी नाउन के पहले जो शब्द का प्रयोग किया गया हो। देखिए यहाँ पे नाउन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन, किस नाउन। तो बताया कि हर एक नाउन, किसी भी नाउन की बात हो रही है यहाँ पे, किसी पार्टिकुलर नाउन की बात नहीं हो रही है। किसी भी नाउन के पहले हिंदी के वाक्य में जो शब्द का प्रयोग किया गया हो, जो, तो वह जो शब्द अपने बाद आने वाले नाउन को हमेशा डिफिनिट बनाता है। जिसे अंग्रेजी में डिफिनिट करने के लिए आप उस नाउन के पहले द का प्रयोग करेंगे जिस नाउन के पहले हिंदी के वाक्य में जो शब्द लगा होगा। फिर वो जो शब्द का अंग्रेजी कहाँ यूज करेंगे? जब हम द लगा लेंगे उसके स्थान पे अंग्रेजी के वाक्य में तो बताया कि पहले तो उस नाउन को हम डिफिनिट कर लेंगे द का प्रयोग करके, और उस नाउन के बाद जो के लिए हु या विच का प्रयोग करेंगे। That's why it's very important that first we have to keep in our mind about definite noun in Hindi language, that what noun is called definite. How can we understand what is the recognition of definite noun in Hindi language? हिंदी में, हिंदी भाषा में किसी नाउन को डिफिनिट समझने का तरीका क्या है, क्या पहचान है उसका। तो पहचान में आपको ये बताया गया कि यदि किसी नाउन के पहले जो शब्द लगा हो
तो वह जो शब्द अपने बाद आने वाले नाउन को क्या करता है, डिफिनिट करता है हिंदी के वाक्य में, और उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय ठीक उसी नाउन के पहले द लगाएंगे जिस नाउन के पहले हिंदी के वाक्य में जो शब्द लगा था, क्योंकि हिंदी के वाक्य में जो ने अपने बाद आने वाले नाउन को डिफिनिट किया है। जैसे कल आपने लिखा था, यदि किस नाउन के पहले वही शब्द का प्रयोग किया गया हो तो वही भी अपने बाद आने वाले नाउन को डिफिनिट करता है। ठीक उसी तरह से अगर किसी नाउन के पहले जो शब्द का प्रयोग किया गया हो तो ये जो शब्द भी अपने बाद आने वाले नाउन को डिफिनिट करता है, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय उसके पहले द का प्रयोग कर अंग्रेजी में उसे डिफिनिट बनाएंगे। We are learner of English. That's why we have to learn everything. We have to learn A also and Z also. We have not to learn A, B, C, but we have to learn A to Z. Then at last we can command on English language. And commanding on English language is very, very compulsory. If you want to make your life secure, if you want to do something well in your coming time, if you want to get higher education, higher job, then this language is very, very precious. And for commanding on this language, we have to care on every part of this language. We have to care on article also, that how can we use article. What is the function of article? The function of article is making a noun indefinite or definite. आर्टिकल का काम क्या है, वाक्यों के अंदर किसी नाउन को इंडिफिनिट करना या डिफिनिट करना। हमने आपको इंडिफिनिट का पहचान बताया कि कैसे किसी नाउन को इंडिफिनिट समझेंगे, फिर आपको उसके बाद डिफिनिट का पहचान बताया जा रहा है कि कैसे आप किसी नाउन को डिफिनिट समझेंगे, जिसमें एक पहचान अभी लिखवाया गया कि यदि किसी नाउन के पहले जो शब्द का प्रयोग किया गया हो तो वह नाउन डिफिनिट कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में डिफिनिट करने के लिए उसके पहले हमें द का प्रयोग करना है, क्योंकि द का काम ही होता है अपने बाद आने वाले नाउन को डिफिनिट करना। इसीलिए द को डिफिनिट आर्टिकल कहा गया, द को डिफिनिट आर्टिकल कहा गया, जिसका प्रयोग दिस, दैट, दीज, दोज, माई, योर, आवर, हीज, हर, दियर इत्यादि के जगह पर किया जाता है। क्योंकि ये सारे जो वर्ड्स बताए गए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये सारे अपने बाद आने वाले नाउन को डिफिनिट करता है। जब ये वर्ड्स किसी नाउन के पहले प्रयोग नहीं किया गया हो तो उस नाउन के पहले हमें द का प्रयोग करना है। इसीलिए द को इन का वीक फॉर्म कहा जाता है। द एक वीक फॉर्म है दिस, दैट का, दिज, दोज का, माई, योर, आवर, हिज, हर इत्यादि का। तो तब हम द लगाएंगे जब इनका प्रयोग वाक्य में किसी नाउन के पहले नहीं किया गया हो। जैसे मेरी कलम लाल है, ऐसे बोला गया मेरी कलम लाल है, तो वाक्य के अंदर मेरी ने कलम को ऑलरेडी डिफिनिट कर दिया है। इसलिए अब अंग्रेजी के वाक्य में चूंकि मेरी का एक वर्ड होता है माई, तो माई जैसे प्रयोग करेंगे पेन के पहले, कलम के पहले, तो वाक्य का जो पेन है, कलम, वो डिफिनिट हो जाएगा अंग्रेजी के वाक्य में। जैसे मेरी कलम लाल है तो माई पेन इज रेड। माई वाक्य में अगर नहीं लगा होता पेन के पहले तब हम वहां पे द का प्रयोग करते। जैसे मेरी कलम लाल है तो माई पेन इज रेड, अब यहाँ पे द प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, माई ऑलरेडी पेन को क्या कर रहा है, डिफिनिट कर रहा है। मगर वाक्य होता कलम लाल है, तो कलम लाल है में मेरी नहीं लगा हुआ है, कलम लाल है में यह नहीं लगा हुआ है। होता यह कलम लाल है तो दिस पेन इज रेड, तो यहाँ पे भी हमें द प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। वह कलम लाल है, दैट पेन इज रेड, यहाँ पे भी द प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। मेरी कलम लाल है, माई पेन इज रेड, यहाँ पे भी द प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी कलम लाल है, योर पेन इज रेड, यहाँ पे भी द प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। मगर वाक्य होता कलम लाल है, वाक्य होता कलम लाल है, तो अब यहाँ पे हमें द प्रयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि वाक्य में जैसे ही कोई नाउन सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग हो तो वह नाउन डिफिनिट हो जाता है, जिसे अंग्रेजी में डिफिनिट करने के लिए उसके पहले द लगाएंगे तब, जब उसके पहले दिस, दैट, दीज, दोज, माई, योर, आवर, हीज, हर, दियर इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया होगा तब। क्योंकि ये सारे वर्ड्स अपने बाद आने वाले नाउन को हमेशा डिफिनिट करता है, तो इन्हीं के वीक फॉर्म के रूप में द का प्रयोग करना पड़ता है जब इनमें से किसी का प्रयोग किसी नाउन के पहले नहीं किया गया हो तब। That's why this is very important that we have to very carefully understand. अभी आपने पहचान में क्या लिखा
कि यदि किसी नाउन के पहले, यहाँ पे नाउन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन सा नाउन, किसी भी नाउन की बात हो रही है, काउंटेबल नाउन की भी बात हो रही है, अनकाउंटेबल की भी बात हो रही है, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल अबस्टेट सबकी बात हो रही है, किसी भी नाउन के पहले हिंदी के वाक्य में जो शब्द का प्रयोग किया गया हो तो वह जो शब्द अपने बाद आने वाले नाउन को डिफिनिट बनाता है, जिसे अंग्रेजी में डिफिनिट करने के लिए हमें उसके पहले द का प्रयोग करना है बिना झिझक। विदाउट एनी हेजिटेशन यू हैव टू यूज आर्टिकल द when in a sentence before a noun in Hindi जो the word has been used. Look on the board. देखिए जैसे वाक्य है, जो व्यक्ति यहां उपस्थित है वह मेरा दोस्त है। देखिए एक वाक्य है, इस वाक्य में आप देखिए जो के जस्ट बाद एक नाउन आया है व्यक्ति, तो वाक्य के अंदर ये जो शब्द है व्यक्ति को क्या कर रहा है, डिफिनिट बना रहा है, डिफिनिट बना रहा है। इसलिए जब इसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो व्यक्ति का अंग्रेजी आप पहले लिखेंगे और उसके पहले द लगाएंगे, क्योंकि वाक्य में, इस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट व्यक्ति ही है, मगर ये वाक्य में सब्जेक्ट है, बट जो ने इसको डिफिनिट किया है, इसलिए सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग करते समय उसके पहले हम द का प्रयोग कर लेंगे। तो ट्रांसलेट करेंगे द पर्सन, ये वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। अब जो के लिए यहां पे लिखेंगे हु या विच, मगर जब वाक्य के अंदर जो शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए हो रहा हो तब जो का अंग्रेजी हमेशा हु लिख, नो नॉट विच। जब जो शब्द का प्रयोग, हिंदी के वाक्य में जो शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए हो तो उस वाक्य के जो शब्द के लिए हु का प्रयोग करना है, और जब वाक्य में जो शब्द का प्रयोग किसी वस्तु के लिए, किसी स्थान के लिए, किसी जानवर के लिए हो रहा हो तब उस सिचुएशन में आपको जो का अंग्रेजी विच लगाना है। इसलिए चूंकि इस वाक्य में जो व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे जो का अंग्रेजी हु। ओके, द पर्सन हु उपस्थित है तो इज प्रेजेंट हियर। अब इस वाक्य वह के लिए हमें अंग्रेजी अनुवाद नहीं करना है, बल्कि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे इज लगाना है। इज मेरा दोस्त का अंग्रेजी अब लिख लेना है माय फ्रेंड। ठीक है, द पर्सन हु इज प्रेजेंट हियर इज माय फ्रेंड। तो पर्सन के पहले द क्यों लगा, क्योंकि हिंदी के वाक्य में जो ने व्यक्ति को क्या किया था, डिफिनिट किया था, जिसे अंग्रेजी में डिफिनिट करने के लिए उसके पहले हमें द का प्रयोग करना है। ये हो गया एक कॉमन नाउन। अब देखिए दूसरा नाउन भी आ सकता है इसके जगह पे। सेंटेंस आएगा जो राम वहां उपस्थित है, वह शिक्षित है, जो राम वहां उपस्थित है वह शिक्षित है। देखिए जो ने क्या किया, एक प्रॉपर नाउन को, राम को क्या किया, डिफिनिट किया। ऐसा राम बोला गया कि राम वहां उपस्थित है, तो कोई भी राम हो सकता है। कौन राम इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है, मगर वाक्य में जैसे ही राम के पहले जो शब्द का प्रयोग हुआ, राम एक प्रॉपर नाउन है, उसके पहले जो शब्द लगा तो वह डिफिनिट हो गया। अब पार्टिकुलर राम की बात हो रही, किसी खास राम की बात हो रही है। तो जो ने क्या किया, इसको डिफिनिट कर दिया। तो ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे द राम। अब जो के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए, हु। चूंकि जो राम के लिए, एक व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है, तो जो का अंग्रेजी क्या होना चाहिए, हु। द राम हु इज प्रेजेंट देयर। द राम हु इज प्रेजेंट देयर, वह शिक्षित है। तो इज, वह के लिए ही का प्रयोग नहीं करना है वाक्य में। इज एडुकेटेड।
सेंटेंस कैसे बनेगा, जब आपको सेंटेंस पढ़ाया जाएगा तो ये सेंटेंस का तरीका बताया जाएगा कि कैसे बनाया जाएगा, मगर हमें जानना है कि कोई नाउन, वाक्य के अंदर कोई नाउन डिफिनिट कैसे होता है। तो जैसे ही किसी नाउन के पहले जो शब्द का प्रयोग किया गया हो नाउन डिफिनिट कहलाएगा। अंग्रेजी में उसे ट्रांसलेट करते समय उसी नाउन के पहले हमें द का प्रयोग कर लेना है। ये एक पहचान है डिफिनिट नाउन को जानने का हिंदी भाषा में। जैसे वाक्य है, जो पानी इस नदी में है वह साफ है। जो पानी इस नदी में वह साफ है। अब देखिए, जो पानी के पहले प्रयोग हुआ, पानी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। कोई बात नहीं, कोई भी नाउन हो, जो किसी भी नाउन के पहले प्रयोग किया गया हो तो वह डिफिनिट कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में डिफिनिट करने के लिए उसके पहले हमें द का प्रयोग करना है। तो लिखेंगे द वाटर। अब जो के लिए, चूंकि जो पानी के लिए प्रयोग हुआ तो अब जो का अंग्रेजी विच होगा यहां पर। तो द वाटर विच इज इन दिस रिवर, इन दिस रिवर, वह साफ है। तो वह के लिए कुछ नहीं लिखेंगे, एच भी लगाएंगे, इज क्लीन। द वाटर विच इज इन दिस रिवर इज क्लीन। तो बताया कि जब भी किसी नाउन के पहले जो शब्द का प्रयोग किया गया हो तो वह नाउन डिफिनिट कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में डिफिनिट करने के लिए उसके पहले द लगाएंगे। जो ईमानदारी तुम्हारे पिता के पास है वह सराहनीय है। जो ईमानदारी, अब ईमानदारी कौन सा नाउन है, अबस्ट्रैक्ट नाउन है, जो दिखाई नहीं देता है, अनुभव किया जाता है। तो जो ईमानदारी तुम्हारे पिता के पास है, द ऑनेस्टी विच योर फादर हैज, वह सराहनीय है। तो इज प्रेजेबल, इज एडमायरेबल। तो पता चला कि प्रॉपर नाउन के पहले भी द लगेगा, कॉमन नाउन के पहले भी द लगेगा, मटेरियल नाउन के पहले भी द लगेगा, अबस्ट्रैक्ट नाउन के भी पहले द लगेगा और कलेक्टिव नाउन के पहले भी द लगेगा, तब जब उसके पहले जो शब्द का प्रयोग किया गया हो। तो ये पहचान है किसी नाउन को डिफिनिट समझने का। इस ढंग से कोई सेंटेंस आता हो आपके पास ट्रांसलेट करने को जिसमें किसी नाउन के पहले जो लगा हो, तो आप उसके पहले द का प्रयोग कर अंग्रेजी में उसे डिफिनिट करेंगे, क्योंकि हिंदी वाक्य में वो डिफिनिट था, जिसे अंग्रेजी में डिफिनिट करने के लिए उसके पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। हो जाएगा? चलिए इसको एग्जाम्पल में लिख लीजिए। एग्जाम्पल में जो बोर्ड पे लिखाया गया उसको बता दीजिए।